हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपका क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है आपका। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लघु बीजाणु जनन, तो यहाँ पर देख सकते हैं लघु बीजाणु जनन। पहले इसकी थोड़ी हम सिंपल सी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद डिटेल में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले आप देखेंगे लघु बीजाणु जनन सिंपल सा होता क्या है। पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब पराग मात्र कोशिका क्या होती है, ठीक है, और लघु बीजाणु क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन है, ये तो हमें पता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने पराग कोश की पूरी संरचना पिछले वीडियो में देखी थी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 4 पालियाँ थी टोटल। ठीक है, 2 पालियाँ थी, उसमें 4 आपके जो है 4 भागों में वो बटी थी। ठीक है, तो यदि हम एंथर का यानी कि जो पराग कोश है उसका एक भाग इस प्रकार से ले लें, एक हिस्सा, तो उसमें हमने देखा था उसमें 4 लघु बीजाणुधानी थी चारों कोनों पर। ठीक है, तो एक हिस्सा हमने ले लिया है, एक लघु बीजाणुधानी हमने ले ली है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए लघु बीजाणुधानी का संरचना इस प्रकार से होती है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे बाहरी जो परत होती है इसकी एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम उसके अंदर मध्य स्तर, और सबसे अंदर टेपिटम होती है। और टेपिटम के अंदर केंद्र में यानी लघु बीजाणुधानी के केंद्र में एक ऊतक होता है जिसे बोलते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक। और इस ऊतक के अंदर कई सारी कोशिकाएं आपको दिख रहे होंगे, इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिकाएं आगे चलकर जब जो परागकोश है जब विकसित होने लगता है, तो आगे चलकर ये विकसित होकर बड़ी हो जाती हैं ये कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं बीजाणुजन ऊतक के अंदर, ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके आपस में जुड़ने का प्रयास करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा है, ये जुड़ने का प्रयास करती हैं। लेकिन ये आपस में किससे जुड़ती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ती हैं। लेकिन ये प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ ना पाएँ, इसलिए इन पर एक स्तर लग जाता है। क्योंकि यदि जुड़ गई तो इससे क्या हानि हो सकती है। यदि कोशिकाएं आपस में जुड़ गई, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, जैसे एक कोशिका है दूसरी कोशिका से जुड़ जाए, तो इससे हानि क्या हो सकती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से इस प्रकार से जुड़ जाए तो इस कोशिका का मटेरियल इस कोशिका में आ सकता है, इसका इसमें से आ सकता है। तो जिससे क्या होगा, कुछ आगे चलकर जो इसका मेल गैमीट बनेगा उसमें परेशानी आ सकती है। क्योंकि मेल गैमीट जो बनाना है वो बहुत ही अच्छे से बनाना होगा ताकि आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा से ना जुड़ पाए, इसलिए ये जो कोशिकाएं जो बड़ी हो चुकी हैं यहाँ पर, यही सेल जो इसमें पाई जाती हैं बीजाणुजन ऊतक में, ये बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी विकसित हो जाती हैं। और इनके ऊपर कैलोज का स्तर आ जाता है, कैलोज का स्तर बन जाता है। ठीक है, ताकि ये प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ ना पाएँ। मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इस प्रकार से स्तर बन जाता है। ठीक है, ये कैलोज स्तर इनके ऊपर बन जाता है जिससे आपस में जुड़ ना पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो कोशिका ये बन चुकी है, विकसित हो गई है, कैलोज का स्तर इस पर बन चुका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर आप ये बन जाती है। ठीक है, चूँकि ये कोशिकाएँ विकसित हुई हैं और विकसित होकर इनमें कैलोज का स्तर बन चुका है। और ये कोशिकाओं को ध्यान रखना है आपको कि ये जो है डिप्लॉयड होती हैं ये कोशिकाएँ। ठीक है, 2n कंडीशन होती है, इनमें डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ये कोशिका बन चुकी है और इस कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से विकसित होकर ये कोशिका बन चुकी है, इसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। और आगे चलकर इसको हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, पराग मात्र कोशिका, क्योंकि इसी से पराग कण का निर्माण होना है। ठीक है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बन चुकी है, अब इस कोशिका का आगे चलकर देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद यहाँ पर लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं उस कोशिका से। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, देखिए अब जो पराग मात्र कोशिका है पोलन मदर सेल, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी को बोलते हैं पोलन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका। यही जो कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, मियोसिस होता है आगे चलकर इस कोशिका में। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, इसके अंदर मतलब जो सेल मटेरियल है ये 4 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आवरण है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो
हैप्लॉइड यानी हैप्लॉइड कंडीशन में 4 भागों में बट जाती हैं, और ये बट जाती हैं 4 भागों में, और इसकी एक कोशिका को लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। इसकी जो है इसकी सूत्र गुणिता जो होती है हैप्लॉइड होती है, यानी कि ये अगुणित होती है, ठीक है। और इस प्रकार से जो कोशिकाएं बन जाती हैं, इसे हम, चूँकि ये इकट्ठी होती हैं मतलब जुड़ी रहती हैं सभी, इसे पराग चतुष्क बोलते हैं, पोलन टेट्राड बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों कोशिकाएं एक साथ बन जाती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं अब आगे चलकर क्या होगा, ये अलग अलग हो जाती हैं, और ये अलग अलग होकर ही आपके पोलन ग्रेन्स बनाती हैं, और पोलन ग्रेन्स आगे चल के मेल गैमेट का काम करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब देखिए पूरी प्रोसेस को लिखना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप सबने समझ तो लिया है, पर लिखना कैसे है इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए लघु बीजाणु जनन क्या है समझाइए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है, ठीक है। डायग्राम आप बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं, लेकिन यदि आप लिख भी देंगे तो उतना आपका रहेगा। यदि चित्र सहित पूछा तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लिखेंगे, पराग कोशों के केंद्र में स्थित बीजाणु उत्पादक कोशिकाएं, जो बीजाणु उत्पादक कोशिकाएं होती हैं, जो शुरुआत में थी उपस्थित होती हैं, जो टेपिटम से घिरी होती हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि जो कोशिकाएं हैं, देखिए आप देख सकते हैं जो कोशिकाएं ये सभी है, ये किससे घिरी है, टेपिटम से घिरी है। ये वाली जो लेयर है टेपिटम है, जो एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई सारे केंद्रक हैं, इसमें 2 केंद्रक हैं। तो इस प्रकार से ये टेपिटम से घिरी रहती है सभी कोशिकाएं, ठीक है, घिरी रहती हैं। ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष या 1-2 विभाजन बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। आगे चलकर क्या करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं, और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। हमने देखा भी 4 लघु बीजाणु उत्पन्न करती हैं, जो प्रारंभ में बीजाणु चतुष्टय के रूप में पाई जाती हैं। पहले बीजाणु चतुष्टय के रूप में पाई जाती हैं, बाद में अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और उसके साथ ही एनसीईआरटी में एक और पॉइंट लिखा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है, जो परागकोश है परिपक्व हो जाता है, तो स्फुटन होने लगता है, यानी कि परागकण स्फुटित हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तब बीजाणु लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। अभी जुड़े हुए थे, हमने देखा था 4 एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो फिर बाद में अलग हो जाते हैं और पराग कण या पोलन ग्रेन के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पराग कणों का निर्माण हो चुका है। अब हमारा प्रोसेस कहाँ तक बढ़ चुका है, अभी हमने देखा था पुष्प की संरचना, उसके बाद हमने देखा कि परागकोश की संरचना क्या है, फिर हमने देखा कि लघु बीजाणु जनन क्या है। अब हमें देखना है कि परागकण क्या होते हैं, परागकण मतलब किस किस प्रजाति में कैसे कैसे होते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपका ये लघु बीजाणु जनन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस नोट को कैसे लेना है मैं बता दूं, इस नोट को भी परचेज कर सकते हैं PDF। तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक या नंबर दिया होगा, बस वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।